आज हम सीड पढ़ेंगे कि किस तरह से सीड बनता है और किस तरह से उसके कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज सीड फॉर्म कैसे होता है बताऊंगी। तो ये आपको पता सीड किससे बनते हैं? ओव्यूल से बनते हैं। और ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पिस्टिल में। तो आज मैं आपको एक पिस्टिल का डायग्राम और ओव्यूल बताती हूँ कि किस तरह से एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स डेवलप्ड होते हैं। तो ये मैंने एक पिस्टिल का डायग्राम बनाया है जिसमें आपको पता है सबसे पहला पार्ट स्टिग्मा होता है, बीच का पार्ट स्टाइल होता है और ये ओवरी होती है। इसमें मैंने एक बीच में सिंगल ओव्यूल बनाया है। जनरली मैं ओव्यूल्स आपका जो ओवरी में ओव्यूल्स बताती हूँ वो इस तरह से आपकी पिस्टिल बनाती हूँ, इसमें आपको हमेशा बीच में ऐसे में ओव्यूल्स लगे हुए बताती हूँ। ये बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हैं पर हम जो इस डायग्राम में मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वहाँ मैंने सिर्फ एक ओव्यूल्स बनाया, ये वाला, ये एक हिस्सा यहाँ पर मैंने बनाया, फॉर्म किया है। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से समझिए कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें। तो ये आपको बाहर का जो आउटर कवरिंग दिख रहा है तो पिस्टिल ओवरी का है, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल्स लगा हुआ है, ये एक पार्ट लगा हुआ है। जिस तरह से ये एक पार्ट लगा होता है ये एक ओव्यूल मैंने यहाँ पर बनाया। तो इसमें जो जो पार्ट्स हैं वो मैं बताती हूँ। यहाँ पर ओव्यूल्स की दो कवरिंग है, दिख रही है आपको, ये दो कवरिंग मैंने बनाई है। इस तरह से दो कवरिंग होती है, इन दोनों कवरिंग को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये दो इंटेग्यूमेंट बोलते हैं और ये दो तरह की होती है। जो अंदर वाली कवरिंग है, ये अंदर वाली जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं टेस्टा, और जो आउटर कवरिंग दिख रही है आपको ये, इसको बोलते हैं हम टैग्मन। ठीक है, तो ओव्यूल्स की कवरिंग बनाई है सबसे पहले मैंने, और ये जो कवरिंग बनाई है टू टाइप्स की होती है। पहले तो पूरी कवरिंग को हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं और अंदर वाली इनर कवरिंग को हम टेस्टा बोलते हैं और आउटर कवरिंग को हम टैग्मन बोलते हैं। फिर जहाँ ये ओव्यूल्स आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैंने उसकी आपको ये यहाँ पर स्टिक अटैच करके बताइए। तो ये जो स्टिक होती है इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, यानी ओव्यूल जिस स्टिक से लगा हुआ होता है उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। और फ्यूनिकल पिस्टिल से जहाँ अटैच्ड होती है इस जगह को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। और फ्यूनिकल का जो ऊपरी पार्ट्स है, ये पार्ट्स पूरा जो है उसको हम हाइलम बोलते हैं। अब आप हमको पता है फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए जब पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ गिरते हैं? स्टिग्मा पे गिरते हैं, और स्टिग्मा से गिर के ये जो पोलन ग्रेन बनती है और यहाँ से कहाँ इंटर होती है? ओव्यूल के अंदर इंटर होती है। तो ये जो इंटर करने वाला पोर है ये बहुत छोटा सा पोर होता है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं, जहाँ से पोलन ग्रेन इंटर करती है। और ये जो बीच का पार्ट अभी मैंने इसको पूरा बनाया नहीं, अभी मैं बताती हूँ। यहाँ पर बहुत सारा क्या भरा होता है? न्यूसेलस भरा होता है, बहुत सारा पार्ट्स, साइटोप्लाज्म का पार्ट्स भरा होता है जो कि सेल फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस। और ये न्यूसेलस आपका होता है डिप्लॉयड टू एन कंडीशन में होता है। यहाँ बहुत सारा साइटोप्लाज्म भरा होता है जो कि सेल फॉर्म में होता है, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। अब यहाँ जो सेल्स हैं इनके अंदर ये सेल्स अब क्या करना कोशिश करेंगी? फर्टिलाइज, जब पोलन ग्रेन यहाँ आती है तो ये फर्टिलाइजेशन करने की कोशिश करती है। अब रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ जो मदर सेल्स है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स है, उसमें से एक सेल मदर सेल्स होती है, उस मदर सेल्स को हम बोलते हैं मेगा स्पोर, या फिर उसको हम बोलेंगे मदर सेल। पोलन ग्रेन आई, पोलन ग्रेन से गैमेट्स अंदर इंटर करेंगे और यहाँ पर जो मदर सेल है वो उनसे रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगी। अब यहाँ पर जो मदर सेल है वो हैप्लॉइड फॉर्म में होती है, यानी कि सिंगल होती है। सिंगल, फिर वो मियोसिस की प्रोसेस करके जो मदर सेल्स है वो 4 सेल बना लेती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स बना लेती है। इन चारों सेल में से जो थे उनमें से 3 तो क्या हो जाती हैं? आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सिर्फ एक आपकी क्या रह जाती है? हैप्लॉइड मेगास्पोर रह जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर सेल इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि अभी मैं आपको फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे सेल अरेंज होती है वो बताऊँगी, इसलिए आप मेरी वॉइस को ही समझ के अच्छे से समझना कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, उसमें से एक मदर सेल्स होती है, वो क्या कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, और फिर वो
सब डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, सिर्फ एक मदर सेल से क्या करती है, मियोसिस करके फिर 4 नई सेल्स बनाती हैं। फिर वो 4 में से भी 3 क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ एक मदर सेल रह जाती है जो कि हैप्लॉइड फॉर्म में होती है। अब ये जो जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स, क्या बोलेंगे उसको हम, फीमेल गैमेट। जो यहाँ एक सेल बचेगी जो कि हैप्लॉइड है वो कहलाएगा आपका फीमेल गैमेट्स। अब इस फीमेल गैमेट में माइटोसिस की प्रोसेस होती है। पहले कौन सी प्रोसेस बताई थी मैंने आपको, मियोसिस की प्रोसेस, जिसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनती है जिसमें से 3 डिस्ट्रॉय हो जाती है और केवल एक ही मेगास्पोर बचता है जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमेट्स। अब इस फीमेल गैमेट्स में माइटोसिस की प्रोसेस होगी और वो कितनी बार होगी, आपको पता है माइटोसिस की प्रोसेस में एक सेल कितनी सेल बनाती है, 2। तो एक सेल मियोसिस करेगी, माइटोसिस करेगी तो आपके कितनी बनेंगी, 2। ये ऐसे 3 बार करती है। तो ऐसे करते करते यहाँ पर जो एक हैप्लॉइड सेल थी वो कितनी, 8 न्यूक्लियस वाली एक सेल तैयार कर लेती है जिसे हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इस डेफिनेशन को याद रखना, एम्ब्रियो सेक, एक फीमेल गैमेट्स माइटोसिस की प्रोसेस करके 8 न्यूक्लियस की एक पूरी सेल बनाता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस होते हैं। अब इन 8 न्यूक्लियस किस तरह अरेंज होते हैं वो मैं यहाँ पर बनाऊंगी। तो जो 8 में से जो 3 न्यूक्लियस होते हैं वो ऐसे नीचे अरेंज हो जाते हैं ओव्यूल्स में, इस तरह से। और जो एक ओव्यूल से जो मेन है मदर सेल वो यहाँ बीच में हो जाती है, अरेंज हो जाती है, और 2 उसके आसपास अरेंज हो जाती है, इस तरह से। अब बच्चे कितनी सेल हो गई यहाँ पर, 3 और 3 6 हो गई। बच्चे कितने अब आपकी, 2 सेल। तो वो जो 2 सेल हैं वो बीच में सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, 2 न्यूक्लियस। यानी ये जो मैंने पूरा बनाया है रियल में ये क्या है, एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक में 8 न्यूक्लियस होते हैं जिसमें 3 नीचे अरेंज हो जाते हैं, 2 ऊपर अरेंज हो जाते हैं। एक होता है मेन मदर सेल और 2 होते हैं उसके आसपास जो हेल्प के लिए होते हैं। बाकी जो 2 बचते हैं न्यूक्लियस वो बीच में सेंटर न्यूक्लियस के रूप में अरेंज हो जाते हैं। नीचे जो 3 न्यूक्लियस अरेंज हुए हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल न्यूक्लियस, एंटीपोडल न्यूक्लियस। नीचे जो एम्ब्रियो सेक में जो 8 न्यूक्लियस है उसमें से जो 3 नीचे अरेंज होते हैं हम उन्हें एंटीपोडल न्यूक्लियस कहते हैं। और जो ऊपर मैंने आपको बताया कि 3 अरेंज होते हैं उसमें जो बीच वाला जो एक है उसको वो क्या कहलाता है, एग, जो कि फर्टिलाइजेशन करेगा। और उसके आसपास जो साइड में जो आपको मैंने और 2 सेल बनाई हैं इनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, समझ में आया आपको। ये बीच वाली जो एक सेल है वो उसको हम बोलते हैं एग, और जो उसके आसपास साइड वाली सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। और जो बीच में आपके 2 न्यूक्लियस अरेंज हुए हैं उनको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल ये में अरेंज हुए उनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इनको हम, पोलर न्यूक्लियाई। अब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा पे पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आकर गिरते हैं। इन पोलन ग्रेन से क्या निकलती है, धीरे धीरे पोलन ट्यूब निकलना शुरू होती है। और ये पोलन ट्यूब बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोपाइल एक स्मॉल स्पोर होता है, ये यहाँ पर एंटर कर जाती है। यहाँ पर मैंने बताया था कि 3 सेल्स अरेंज रहती है, इसमें जो बीच वाली रहती है वो एक सेल रहती है। तो ये जो पोलन ट्यूब बढ़ती है इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं। 2 मेल गैमेट्स में से एक मेल गैमेट्स क्या करता है, इस बीच वाली सेल से फर्टिलाइज करता है और इस एग से क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। और जो दूसरा मेल गैमेट्स है वो 2 साइड वाली जो 2 सेल्स हैं जिनको मैंने आपको फिलीफॉर्म एपरेटस नाम बताया था, ये दोनों फिलीफॉर्म एपरेटस को डिस्ट्रॉय करता हुआ कहाँ आ जाता है, सेंट्रल न्यूक्लियाई तक आ जाता है, जिसको मैंने आपका नाम बताया था पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलर न्यूक्लियाई में आपको दिख रहा है कि 2 न्यूक्लियस है, ऊपर से एक जो मेल गैमेट्स आया उसमें एक न्यूक्लियस और होता है, वो तीनों न्यूक्लियस मिलकर क्या बना लेते हैं, एक
नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n कंडीशन में होता है। यहाँ आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और जब तीसरा जो न्यूक्लियस है वो किसका होता है, मेल गैमेट्स का होता है, वो भी इससे फ्यूज्ड हो जाता है, और तीनों मिलकर कौन सी कंडीशन बना ली, ट्रिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं, जिसे हम 3n से डिनोट करते हैं। अब आपका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब आपकी जो ओवरी है वो फ्रूट बनने के लिए तैयार है, और जो ओव्यूल है वो सीड बनाती है। तो जो ये ओवरी की वॉल दिख रही है आपको, ये पेरिकार्प होती है। जब मैंने आपको ओवरी पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि ये पेरिकार्प ही क्या करती है, फ्लैशी पार्ट्स में डेवलप्ड हो जाती है, कि जो स्वीट पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, यही एडिबल पार्ट होता है। और जो ओव्यूल्स होता है बीच में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक एक करके आपको सीड के सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करूँगी। अब जो सीड तैयार होता है उसमें आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, सीड की जो कवरिंग होती है वो काय की बनी होती है, इंटेगुमेंट की, और इसमें डबल कवरिंग होती है, 2 लेयर होती है, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है उसको हम टेस्टा बोलते हैं, और जो आउटर लेयर होती है उसको हम टेगनम बोलते हैं, और इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम बोलते हैं सीड कोट। अब मैं आपको इसके सारे पार्ट्स एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ कि सीड के कितने पार्ट्स होते हैं और कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला पार्ट सबसे पहले देखेंगे हम, सीड कोट। सीड कोट, the outer protective covering of a seed. The seed coat develops from the integument of the ovule, also called testa and tegnum, और इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं सीड कोट। यानी जो सीड के आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, यानी जो उसका सुरक्षात्मक कवच होता है, उस सीड का जो सुरक्षात्मक कवच होता है हम उसको सीड कोट बोलते हैं। और जो सीड कोट जो डेवलप्ड होता है वो किससे डेवलप्ड होता है, फ्रॉम द इंटेगुमेंट से, इंटेगुमेंट से डेवलप्ड होता है। और इसको हम दो जो कवरिंग है उनका नाम है टेस्टा और टेगनम, और इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं सीड कोट। दूसरा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, हाइलम। हाइलम किसको बोलते हैं, ओव्यूल जिससे अटैच्ड होता है, जब ओवरी से जिस जगह से अटैच्ड होता है, ये मैंने आपको बताया था, इसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम इज द स्कल लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच द सीड आर अटैच्ड टू द फ्रूट। यानी सीड और फ्रूट का जो अटैचमेंट होता है रियल में, हम उसको ही क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तीसरी चीज़ मैंने आपको माइक्रोपाइल बताई थी। माइक्रोपाइल मैंने आपको इस स्ट्रक्चर को बताया था जहाँ से पोलन ग्रेन इंटर करती है। इस जगह को, ये यहाँ पर स्मॉल पोर होता है, यहाँ पर पोलन ग्रेन इंटर करती है, इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल की डेफिनेशन हम क्या देंगे, अ स्मॉल ओपनिंग इन द सरफेस ऑफ एन ओव्यूल थ्रू विच द पोलन ट्यूब पेनेट्रेट्स। यानी जहाँ से एक स्मॉल ओपनिंग होती है जहाँ से पोलन ट्यूब इंटर करती है, उसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज़ द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल जब पूरी तरह से फर्टिलाइज्ड हो जाता है और उसके बाद जो स्ट्रक्चर डेवलप्ड होता है हम उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। और एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं, इट हैज़ 3 पार्ट्स। पहला पार्ट्स होता है इसका कॉटिलेडॉन, दूसरा होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। तो कॉटिलेडॉन तो आपको पता ही है, कॉटिलेडॉन क्या होता है, एक उसके आउटर कवरिंग होती है जो कि उसमें फूड स्टोरेज होता है। जब सीड को हम जर्मिनेट नहीं करते हैं उस टाइम सीड कॉटिलेडॉन से ही एनर्जी लेते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो ये डाइकोटिलेडॉन होते हैं और मोनोकोटिलेडॉन होते हैं, ये आपको पता है, पहले हम पढ़ चुके हैं इनको अच्छे से। एम्ब्रियोनिक एक्सिस के बारे में भी हम पहले से पढ़ चुके हैं। सीड के अंदर एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, इस तरह से मैंने आपको पहले सीड बना के बताया था। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो प्लम्यूल कहलाता है, जिससे क्या बनता है, आपका शूट सिस्टम बनता है, और नीचे वाला हिस्सा आपका क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है, जिससे आपका रूट सिस्टम बनता है। तो प्लम्यूल और रेडिकल जिससे निकलते हैं उस हिस्से को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक एक्सिस। इसके बारे में मैं पहले पढ़ चुके हैं अच्छे से। तीसरी चीज़ है आपका एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, तो द एंडोस्पर्म इज द टिश्यू प्रोड्यूस इनसाइड द सीड ऑफ मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन इज द ट्रिप्लॉइड। तो अभी मैंने आपको बताया था ऊपर डायग्राम में कि वो जो पोलन न्यूक्लियाई है वो जब पोलन ट्यूब में जो एक मेल गेमेट्स है वो जब पोलन न्यूक्लियाई से अटैच्ड होता है तो उसको ट्रिप्लॉइड कर देता है।
तो वो जो वाला हिस्सा जो है जिसमें कन्वर्ट होता है उसको मैंने आपको बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस, उसी को हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके पार्ट्स देखे कि सीड के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो सीड कोड होता है, हाइलम होता है, माइक्रोपाइल होता है, एम्ब्रियो बनता है, कोटिलेडॉन्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक एक्सिस होता है, एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सीड, कितने टाइप्स के सीड होते हैं। तो 3 टाइप्स के सीड्स होते हैं। पहला होता है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि एंडोस्पर्म क्या होता है, यानी पोलर न्यूक्लियाई जब मेल गैमेट से अटैच्ड होता है तो एंडोस्पर्म बनता है। तो जिन प्लांट्स में या जिन ओव्यूल में वो एंडोस्पर्म क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसको हम नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड डू नॉट हैव एन एंडोस्पर्म, यानी इनके पास कोई एंडोस्पर्म नहीं होता इन द मैच्योर सीड। जब मैच्योर सीड बन जाता है तो उनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता। द कोटिलेडॉन आर थिक एंड फ्लैशी, और इनका जो कोटिलेडॉन है वो थिक और फ्लैशी हो जाता है, फूड स्टोरेज का काम करना शुरू कर देता है और उसी पार्ट्स को हम खाते हैं। एंड फंक्शन एज द सोल फूड स्टोरेज ऑर्गन। ये इनके एग्जाम्पल हैं आपके डाइकोट प्लांट्स जैसे ग्राम, पी, बीन्स एक्सेट्रा। दूसरा है आपका एंडोस्पर्मिक सीड, नाम से पता चल रहा है इसमें कि इनका जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें क्या होता है, उनका जो मैच्योर सीड होता है तो उनका एंडोस्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जो कोटिलेडॉन है वो फूड स्टोरेज का काम करने लगता है और थिक और फ्लैशी हो जाता है। और जो एंडोस्पर्मिक सीड है उसमें क्या होता है, आपका जो एंडोस्पर्म है वो थिक और फ्लैशी हो जाता है। तो आर दोज दैट हैव एन एंडोस्पर्म इन द मैच्योर सीड, यानी मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। इट इज़ फ्लैशी, ऑयली, सराउंड्स आर द एम्ब्रियो एंड फंक्शन एज द सोल फूड स्टोरेज, यानी कि इनका एंडोस्पर्म क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम शुरू कर देता है। ये किस में होता है, मोनोकोट प्लांट्स में जैसे कोकोनट, वीट, मेज एक्सेट्रा। एक तीसरे टाइप का और आपका सीड होता है, उसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। उसमें क्या होता है कि जो द रिमेन ऑफ न्यूसेलस लेफ्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, मैंने आपको न्यूसेलस किसके बताया था कि जो ओव्यूल के अंदर जितना भी मटेरियल भरा होता है, इस जगह पर मैंने आपको न्यूसेलस का डायग्राम बताया था कि ओव्यूल के अंदर जितना भी साइटोप्लाज्म भरा होता है जो कि सेल फॉर्म में होता है उसको हम न्यूसेलस कहते हैं, और वो किस कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। और यही न्यूसेलस जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यूँ जनरली ये न्यूसेलस क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और खाली ये 8 सेल रह जाती है। जबकि कुछ सीड्स में क्या हो जाता है, कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद भी कुछ न्यूसेलस प्रेजेंट रहता है, यानी कि बच जाता है। तो जब ये न्यूसेलस बच जाता है तो इसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्म, और जिन सीड में ये न्यूसेलस बच जाता है उसको हम बोलते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। द रिमेन ऑफ न्यूसेलस लेफ्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड ऑब्जर्प्शन बाय द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो इज नॉन एज पेरीस्पर्म। सीड विच कंटेन पेरीस्पर्म आर नॉन एज पेरीस्पर्मिक सीड। इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, आपका फर्टिलाइजेशन के बाद यूँ तो जनरली न्यूसेलस खत्म हो जाना चाहिए, पर इन तरह के जो सीड्स होते हैं उनमें न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी बच जाता है। तो इस तरह से आज हमने सीड कैसे फॉर्म होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड कैसे बनता है वो देखा। हमने ये देखा कि सीड के कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको अच्छे से समझा, और कितने टाइप्स के सीड्स होते हैं उनके बारे में जाना। तो आज हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ सीड का पार्ट फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली और उनमें फ्लोरल डायग्राम और कैसे फ्लावर डायग्राम बनाते हैं और कौन कौन से फीचर्स उनमें प्रेजेंट्स होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में